हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। और मैं हर एक स्टेप पूरी डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो में कही गई एक एक बात को ध्यान से सुनना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के टोटल 10 स्टेप होते हैं जो आपके सामने हैं। बैंड से लेकर वीज़ा आने तक ही मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है बैंड्स। ये एक डिफ़िकल्ट स्टेप माना जाता है, हम इसे कह सकते हैं कि एक डिफ़िकल्ट स्टेप है। उसके बाद हमारा आता है कंडीशनल ऑफर लेटर, ये भी एक डिफ़िकल्ट स्टेप माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है जीटीई और फंड्स, ये दोनों एक ही माने जाते हैं क्योंकि जीटीई में जो फंड्स होते हैं उनकी जेन्युइननेस एंड जो स्टूडेंट है वो कितना जेन्युइन है ये चेक किया जाता है। उसके बाद फुल ऑफर लेटर, फिर फीस भरी जाती है, फिर हमें यूनिवर्सिटी सीओई देती है। सीओई के बाद हमारी फाइल लॉजमेंट आती है। फाइल लॉज होने के बाद हमारा मेडिकल होता है एंड मेडिकल के बाद हमारा वीज़ा आता है। इनमें से जो डिफ़िकल्ट स्टेप होते हैं वो है बैंड्स आना, क्योंकि बैंड्स बहुत मेहनत से आते हैं। एंड फिर जीटी भी हमारा एक डिफ़िकल्ट स्टेप होता है, बड़ी डिफ़िकल्ट होता है इसे क्लियर करना। एंड उसके बाद जो वीज़ा है, वीज़ा भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आना। तो ये स्टेप्स है जो डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब हमें बैंड्स की कितनी ज़रूरत होती है किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ कुछ टेस्ट प्रेफर करती है, जैसे आईलेट्स हो गया, पीटीई हो गया या फिर टोफल हो गया। वैसे और भी टेस्ट है बट ये मेन टेस्ट होते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी डिप्लोमा में, फिर आपके बैंड्स होने चाहिए ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ऐसे होते हैं जो इससे कम बैंड्स में भी एडमिशन दे देते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेज इतने ही बैंड्स रिक्वायर करते हैं। उसके बाद आ जाता है बैचलर। अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आपका बैंड स्कोर होना चाहिए 6 ओवरऑल नॉट लेस देन V6। ये कंपलसरी है अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इससे कम बैंड्स है आपके तो भी चल जाएगा। एंड मास्टर्स के लिए आपका स्कोर होना चाहिए 6.5 ओवरऑल नॉट लेस देन 6। हाँ, ये बात है कि कई यूनिवर्सिटीज़ इससे कम स्कोर में भी हमें एडमिशन दे देती है, जैसे ओवरऑल 6 एंड नॉट लेस देन V6। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है वो कितने में एडमिशन देती है, हमें कितना स्कोर हमारा होना चाहिए। उसके बाद जो टॉप लेवल की स्टडीज़ हो गई, जैसे नर्सिंग हो गया, PhD हो गया या फिर कोई और सर्चिंग स्टडी हो गई, तो उसमें हमें 7 बैंड्स की रिक्वायर रहती है, 7 ईच बैंड्स की, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद जो स्टेप आता है वो है ऑफर लेटर। सो ऑफर लेटर अगर आप एक यूनिवर्सिटी का लेना चाहते हो तो आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसमें आपकी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, तभी आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल सकता है। 2nd डिवीज़न हम कह सकते हैं, अगर आपने +2 किया हुआ है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 60% अप्रोक्स। एंड अगर आपने बैचलर या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका स्कोर होना चाहिए 50% से ऊपर। अगर आपके मार्क्स है तो 2nd डिवीज़न बन जाती है। अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आपके मार्क्स है जो कम से कम 60% होने चाहिए। अगर 60% से कम है 50% टू 59 तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है डिप्लोमा के लिए। उसके बाद अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आपके मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, जो 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ हम मिनिमम मार्क्स की बात कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया की जो 50% वालों को एडमिशन ना भी दे क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटेज देखती है। एंड बट इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ होती है जो हमें 50% पर भी एडमिशन दे देती है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है जीटीई, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। जीटीई एक डिफ़िकल्ट स्टेप होता है एंड इसमें हमें एक SOP तैयार करनी होती है। या तो आप खुद कर सकते हो या फिर आपने जो एजेंट बनाया हुआ है, एजेंट भी आपके बिहाफ पर आपकी SOP तैयार कर सकता है। SOP में हम जो यूनिवर्सिटी है वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, या फिर वाई ऑस्ट्रेलिया नॉट योर होम कंट्री एंड वाई ऑस्ट्रेलिया नॉट अनदर कंट्री। SOP होती है, उसमें आपके बारे में एंड जो आपने कोर्स या फिर यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसके बारे में एक एक बात डिटेल में लिखनी होती है। SOP के थ्रू हम यूनिवर्सिटी को कन्विंस करते हैं कि हाँ, मैं यहाँ सिर्फ स्टडी के लिए आ रही हूँ एंड मेरा परमानेंट यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। आफ्टर स्टडी मैं अपने इस कंट्री में चली जाऊँगी वापस। GTE मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो अगर हम इसको इसके नाम से समझे तो इसके नाम में लिखा हुआ है कि जेन्युइन, जो स्टूडेंट एक जेन्युइन है और टेम्परेरीली यहाँ पर हमारे यहाँ स्टडी करने के लिए आ रहा है, तो उसी को ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो है एंट्री देंगे।
जीटी में ही हमें जो गैप जस्टिफिकेशन होती है वो देनी पड़ती है। अगर आपने +2 किया हुआ है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो गैप है वो 1.5 साल का चल जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको गैप जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने इतने टाइम तक क्या किया, पहले एडमिशन क्यों नहीं कराया। और अगर आपने बैचलर किया हुआ है और वहाँ मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको जो आपने ज्वाइनिंग लेटर, जॉब ज्वाइन करते टाइम ज्वाइनिंग लेटर है वो दिखाना पड़ेगा एंड अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। आपकी सैलरी स्लिप्स, अगर अकाउंट में सैलरी लेते हो तो अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स दिखानी पड़ेंगी। उसके बाद तीसरी बात आती है फंड्स भी जीटी में ही अप्रूव होते हैं। कई बार इंटरव्यू हो भी जाता है एंड ज़्यादातर मैक्सिमम जो इंटरव्यू नहीं भी होता है स्टूडेंट्स का, पहले हुआ था, अब इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं जीटी के। तो हम यहाँ पर एक बार फंड्स की बात कर लेते हैं। जब आपको यूनिवर्सिटीज़ एसओपी में ये पूछती है कि एसओपी होती है तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपकी स्टडी को, एंड वो आपके आईटीआर के बारे में भी पूछते हैं। एंड अगर आप खेती करते हो और आपकी खेती से अच्छी इनकम जनरेट हो रही है तो आपके जे फॉर्म उसमें एविडेंस ऑफ फंड्स में लग जाते हैं आईटीआर में। एंड जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपकी स्टडी को, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी डैडी, उनका एफिडेविट लगता है कि हाँ भाई मैं इसकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की स्टडी की एंड एक्सपेंसेस की मेरे ऊपर है। ये एफिडेविट नोटरी अटेस्टेड होता है कोर्ट से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें फ़ंड्स कितने शो करने पड़ते हैं। हमें यूनिवर्सिटी को 1 साल की फ़ीस शो करनी होती है अकाउंट में एंड 1 साल के ही लिविंग एक्सपेंसेस हमें शो करने होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की जो 1 साल की फ़ीस है वो आप अपने ऑफर लेटर पे भी देख सकते हो। एंड जो आपके लिविंग एक्सपेंस है 1 साल के वो है आपके $21,041। इनको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हो कितना बनता है। तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप हमारा है फुल ऑफर लेटर। फुल ऑफर लेटर हमें जब मिलता है जब हमारी जीटी अप्रूव होते हैं एंड फंड्स अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद हमारी भरी जाती है फ़ीस। यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी भरी जाती है ये हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा आता है ऑफर लेटर एक्सेप्ट। हमें ऑफर लेटर पर सिग्नेचर करके यूनिवर्सिटी को भेजना होता है कि मैंने आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हम फ़ीस के बारे में बात करते हैं। जो फ़ीस है, जो यूनिवर्सिटी मिनिमम फ़ीस मांगती है वो है 6 मंथ की। कई यूनिवर्सिटीज़ है जो 1 साल की फ़ीस की भी डिमांड करती है, बट मिनिमम जो हमारी फ़ीस रहती है वो 6 मंथ की हम पे करके जा सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप हमारा है COE, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। इसका मतलब है कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो चुका है एंड जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। COE हमें मेल पर रिसीव होती है। वो हमें मेल पर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आप हमारे स्टूडेंट बन चुके हो, ये आपकी COE है, अब आप अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हो। COE के बाद हमारी फ़ाइल लॉन्चमेंट होती है एम्बेसी में। एंड फाइल लॉन्च करने से पहले जो एजेंट है वो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करेगा। एक एक चीज़ दोबारा चेक करनी पड़ती है कि कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से ही हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए वो पूरी डिटेल से दोबारा चेक करेगा एंड आपको भी पूरा चेक करना चाहिए, खाली एजेंट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एंड अगर किसी डॉक्यूमेंट में अपडेशन की ज़रूरत है तो एजेंट है जो वो उसको अपडेट भी करेगा। जैसे किसी अकाउंट में सैलरी आ रही है तो सैलरीज़ को अपडेट करेगा फाइल लॉन्चमेंट से पहले ही। फाइल लॉन्चमेंट की जो फ़ीस होती है $630, जो कि 35,000 के अराउंड बन जाती है। अपनी फ़ाइल एम्बेसी चली गई, इसके बाद हमारी हैप ID क्रिएट हो जाती है। उस हैप ID पे हमें मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिसकी 4 से 5 हज़ार फ़ीस होती है। और ये फ़ीस हमें हॉस्पिटल में जाकर ही पे करनी होती है, 4 to 5,000। और जो मेडिकल में हमारे टेस्ट होते हैं वो है यूरिन टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे। इसमें मेनली यही चेक किया जाता है कि जो स्टूडेंट है उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो फैल जाए आगे जाके, जिससे जल्दी डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो इसमें यही चेक करते हैं कि बच्चा सही सलामत है और हेल्दी है। मेडिकल में इतना फियर वाली कोई बात नहीं होती। फाइल हमारी एम्बेसी में चली गई, हमारा मेडिकल भी हो गया। उसके बाद एम्बेसी है जो चेक करेगी। अगर किसी का लेवल 2 की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है तो उनकी ज़्यादा चेकिंग होगी। वैसे आजकल जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है उनको भी एम्बेसी चेक कर रही है पूरी डिटेल में, एंड टाइम भी उन पर ज़्यादा लगा रही है उनकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। कई केसेस में इंटरव्यू भी आता है, एम्बेसी इंटरव्यू, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में आता है। 100 में से 1 या 2 का इंटरव्यू आ जाता है एम्बेसी से। उसके बाद आ जाता है हमारा वीज़ा। मुझे उम्मीद है आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा, बट अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड मुझे बता सकते हो कि आपने ये चीज़ कवर नहीं की है, तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी या फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कमेंट के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।